चलिए चलिए चलिए, अब हम लोग पहला चैप्टर चालू करें। चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स। बट याद रखिएगा, पहले क्लास को चालू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं कि एडवांस टैक्स जो है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस टैक्स, इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो में पहले मैं क्या करूं मैं बताता हूं। देखो, इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में पूरा डीटी का, क्या क्या चीज का बताइए सर, पूरा डीटी का, डायरेक्ट टैक्स का मैंने पूरा थ्योरी यहाँ पे आपको कवर कर देना है। पूरा थ्योरी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे थ्योरी को मेरे साथ पढ़ना है, याद करना है, और वेट करना है रात को 11 बजे का। ठीक है? मैं रात को 11 बजे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक जगह पे शॉर्ट आउट करके रखा हूँ। वहां पे मैं टेलीग्राम में अपना अपलोड कर दूंगा, और यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो भी बना देना है उस पे। तो उसका वेट करना है बार। ठीक है? तब तक के लिए अभी पहले पूरा का पूरा थ्योरी मेरे साथ पढ़ो, काम खत्म। देखो, एडवांस टैक्स में बस बेसी नहीं, बस तीन चीज पढ़ना है। तीन चीज, क्या चीज पढ़ना है बताओ? तीन चीज, बस खत्म। पहला चीज, सर एडवांस टैक्स हु इज लायबल टू पे। सर पॉइंट नंबर वन, हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। सर एडवांस टैक्स किसको पे करना है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो सारे के सारे लोग जिनका भी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है, जिनका भी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है, उनको एडवांस टैक्स पेमेंट करना जरूरी है। सर एडवांस टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड किया, आप जाके देख सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने एडवांस टैक्स को पूरा फुल्ली उसके कॉन्सेप्ट के साथ मैंने उसको वहां पे अपलोड किया है, तो एडवांस टैक्स वहां पे जाके देख सकते हो आप। तो देखो, एडवांस टैक्स क्या पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है, हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। सर एडवांस टैक्स किसको पे करना है? याद रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, एडवांस टैक्स उसी को पेमेंट करना है जिसका भी टैक्स लायबिलिटी कितना ऊपर से है, 10,000 से ऊपर है। बात खत्म। अच्छा सर, कोई भी सर, मेरा भी 10,000 से ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, तो सर हमको भी भरना है? हाँ, हमको भी भरना है। क्या तुमको भी भरना है? हाँ, तुमको भी भरना है, यदि तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो। ठीक है सर, याद रख। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, स्टेट ए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अरे सर, एडवांस टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट क्या है? याद रखिएगा, आपको बस ये याद करना है, ये याद करना है। ऊपर वाले पॉइंट को आप कहीं ना कहीं आप स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि एडवांस टैक्स किसको किसको कब कब पेमेंट करना। देखना, पूरे एडवांस टैक्स का जो अमाउंट है ना, उसको चार टुकड़ा में बांटना है। कितना टुकड़ा में बांटना बताओ? कितना कितना टुकड़ा बताओ? चार टुकड़ा में। चार टुकड़ा में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। सर कैसे सर? देखिए, देखिए होता क्या है, आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से, तो आप जोड़ोगे अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो आपका पहला जो डेट निकलेगा वो 15 जून। अच्छा, अप्रैल मई जून 15 जून। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो आंसर आ जाएगा क्या? 15 सितंबर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 दिसंबर। फिर जैन फेब मार्च, तो आ जाएगा आंसर क्या? 15 मार्च। ओके सर, ये क्वार्टरली बेसिस है, एकदम क्वार्टरली बेसिस है। फिर से बताओ, मेरे साथ बोलो ना, मेरे साथ बोलो, कब 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 एडवांस से पेमेंट करना है? पहले ड्यू डेट याद हुआ क्या? देखो तो, मेरे बच्चों को देखो तो, ध्यान सुनना है। बार क्या बताया मैंने? एडवांस से पेमेंट करने का डेट क्या है? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम। अप्रैल मई जून, 15 जून। जुलाई अगस्त सितंबर, 15 सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर। जैन फेब मार्च, आंसर इज 15 मार्च। क्या आप लोगों को ड्यू डेट याद हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, नीचे नीचे जाओ और यस लिखो ये तुमको समझ में आया तो। सर ये ड्यू डेट याद हुआ क्या? यस सर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या सर? ड्यू डेट के साथ साथ एडवांसेस का पेमेंट कितना होगा, याद रखिए। आपका एडवांस टेस्ट का अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाएगा, और उसका एटलीस्ट 15%, कितना परसेंट बताइए तो सर? एटलीस्ट 15%, एटलीस्ट 15% आपको 15 जून के पहले पहले पेमेंट कर देना है, पहला इंस्टॉलमेंट पे। अच्छा सर, उसके बाद 45, उसके बाद 75, उसके बाद 100। सर ये कैसे याद होगा सर? ये भी कुछ बता दीजिए सर। अबे सिंपल है, देख, पहला क्या है? 15%, फिर 30% जोड़ दो, क्या होगा सर? 45। फिर 30% जोड़ दो, क्या हो जाएगा सर? 75। फिर 30% जोड़ोगे तो सर 105 हो जाएगा। अरे भैया, 105 का कोई स्कोप नहीं है सर, तो आंसर क्या होगा? 100। तो मतलब 15, 45, 75, 100। 15, 45, 75, 100। बोलो बोलो, मेरे साथ बोलो, 15, 45, 75, 100। सर डेट बताया ना सर? अप्रैल मई जून, 15 जून। जुलाई अगस्त सितंबर, 15 सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर। जैन फेब मार्च, 15 मार्च। और पेमेंट कैसे करना है? 15%, फिर 30% जोड़ेंगे 45, फिर 30% जोड़ेंगे 75, फिर 30% का स्कोप नहीं है तो 25% जोड़ेंगे 100, खत्म। सर एडवांस इतना ही है? यस सर। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज राइट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवांस एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के ऊपर शॉर्ट नोट बताइए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कितने सिंपल वर्ड से, ऊपर वाला दोनों आंसर को मिला के लिख दो। मतलब ये दोनों आंसर जो हम लोगों ने पढ़ा ना, बस इसको मिला के लिख दो, काम खत्म।
शॉर्ट नोट दे दे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो। क्या हम लोगों का चैप्टर 1 खत्म हो गया एडवांस टैक्स? यस सच, एडवांस टैक्स हमारा अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर हम लोग चालू करें। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। सर होता क्या पहले बताइए ना सर। देखिए, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, टीडीएस अपने सुने होंगे हम लोग। सर उसका सैलरी में से ना इतना कट के आता है। सर कट के क्या आता है? वो जो काट के लेके जाती है वो क्या? टीडीएस यहाँ पे क्या आता है? टैक्स कटता है, टैक्स। सर ये क्या होता है सर टैक्स? देखो देखो, मान लीजिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको बोला कि साल भर का इनकम कमाइए और इनकम के बाद आपको हमारे पास टैक्स देना होगा। तो कितने ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने के लिए रेडी होंगे? सोचो ना यार। सर बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि एक बार जब पॉकेट में पैसा आ जाता है ना, तो फिर निकलने में ना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। गांधी भी हंसते हंसते हैं ना, हंसते से रोने लगते हैं फिर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाया। गवर्नमेंट बोला नहीं भाई, तुम्हारा पूरा साल भर का इनकम कमाएगा, साल भर के एंड में तुमसे टैक्स लेंगे नहीं। ना ना ना, तुमसे हम टैक्स शुरुआत में ही ले लेंगे, जैसे ही कमाओगे वैसे ही ले लेंगे। तो सर कैसे ले लोगे? उसमें भी स्कीम कैसे लगाया? जो तुमको इनकम देगा ना उसी से टैक्स ले लेंगे, तुमसे नहीं मांगेंगे हम। मतलब ये है मिस्टर ए, कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी के घर में मिस्टर ए नौकर है। ओके सर, ओके ओके ओके, मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी के घर में काम कर रहा है, तो मतलब सर मिस्टर बी इसको सैलरी देता होगा। यस सर, मिस्टर बी इसको सैलरी देता होगा। तो सर गवर्नमेंट बोलता है ना, भाई इससे टैक्स मत मांगो, ए से टैक्स मत मांगो, डायरेक्टली बी के पास जाओ ना, बोले भाई तुम ए को सैलरी दे रहा ना, टैक्स काट के देना। दिस इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स। ओके सर, सोर्स का मतलब समझते हो? जहां से पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं सोर्स, स्रोता। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, टैक्स मतलब टैक्स। टैक्स को माइनस कर दो स्रोत से ही, जहां पे स्रोत है वहीं पे टैक्स को माइनस कर दो। खत्म, समझ में आया क्या? तो यहां पे अपने को पढ़ना है कि सर सैलरी के केसेस में टीडीएस कब कटता है, कैसे कटता है, कौन काटता है, कितना रेट से काटता है, सारा का सारा चीज। और सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी के केसेस में कब कब कटता है, कैसे कटता है, कौन काटता है, कितना काटता है, सारा का सारा चीज। सर सर इतना बड़ा स्टोरी पढ़ेंगे सर 192? सर कल ही तो एग्जाम है सर, इतना इतना कैसे सर? अरे भैया एक ध्यान देना है। ये जो आप देख रहे हो ना नोट्स, सर इतना बड़ा, अरे भैया कुछ नहीं है ये। बस खाली इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट में पता है क्या पढ़ना है? चार चीज। कितनी चीज बताओ? चार चीज, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब ठीक से सुनना है बस। चार चीज क्या सर? टैक्स कौन काटेगा सर? टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस कब काटेगा? कितना रेट से टैक्स काटेगा? फिर से सुना है भाई। कौन काटेगा? कब काटेगा? कौन काटेगा? कब काटेगा? कौन काटेगा? कब काटेगा? कितना काटेगा? कितना रेट से काटेगा? और इसके अलावा कुछ भी रेसिडुअल पॉइंट से तो। रेसिडुअल पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर? कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट से तो। ओके सर, चार पॉइंट ही पढ़ना है क्या? चारों पॉइंट पढ़ना है, चारों पॉइंट को ही लिख के आना। तुमसे यदि क्वेश्चन पूछेगा बताओ टीडीएस ऑन सैलरी क्या होता है, तो देखो सेक्शन नंबर तुमको याद है तो 192 लिख देना। इसके अंदर में लिखना क्या है? यही चार चीजें। कौन काटता है? देखो कौन काटेगा सर सैलरी के ऊपर टीडीएस? कौन काटेगा सर? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर काटेगा, जो मालिक है, मालिक एम्प्लॉयर वही काटेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस? क्या लिखोगे? एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन सैलरी। सिंपल वर्ड में बताया सर, इतना लंबा चौड़ा भाषण। अरे भैया तुम ऐसे लिखना, any the person who pays salary is liable to deduct a TDS, that is called employer। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? employer। the person who actually pays salary can deduct TDS, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? employer। ओके सर, पॉइंट नंबर 1 समझ में आया क्या? कौन काटेगा, ये कौन का आंसर है? यस सर। when the tax will be deducted, कब 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 कटेगा सर? ये कब कटेगा? याद रखिएगा, टैक्स कब काटेंगे सर? टैक्स टीडीएस कब काटेगा सर? जब वो पेमेंट होगा, जब जब आपको सैलरी पेमेंट करेगा तब तब काटेगा सर। इट टैक्स देखिएगा, टैक्स शैल बी डिडक्टेबल एट ए टाइम ऑफ पेमेंट। समझ में आया क्या बात सर? क्या कौन समझ में आ गया? यस सर। कब समझ में आ गया सर? टैक्स रेट क्या सर? टैक्स रेट जो प्रिस्क्राइब रेट होगा सर। प्रिस्क्राइब रेट क्या होता है सर? याद कीजिए, हम लोग जब पढ़े थे फॉर्म असेसमेंट, वहां पे, अच्छा उसके पहले भी हम लोग टोटल इनकम जब पढ़े थे, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था स्लैब रेट, कि 2.5 लाख तक नील है, ये सब चीज। 2.5 लाख तक नील है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, फिर 5 लाख से 10 लाख 20% है, फिर 30% है। उस रेट से क्या कर रहा है? टीडीएस काटता है। तो आपको लिखना क्या है सर? वही लिखना है, ऐसे लिखोगे। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? रेट ऑफ टीडीएस शैल बी एवरेज रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अंडर, ऐसे लिखोगे देखो।
टीडीएस शैल बी डिडक्टेबल एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट। प्रिस्क्राइब्ड रेट का मतलब क्या होता है? वो स्लैब रेट। अब यहाँ पे स्लैब रेट लिखोगे तो भी चलेगा, स्लैब रेट। समझ गए क्या? समझ गए क्या बंधु? यस सर, ये 0.03 समझ में आएगा। कितना? तीन चीज पढ़ लिए, कौन काटेगा, कब काटेगा, कितना काटेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे एग्जेम्पशन है। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जेम्पशन में आपको ये पॉइंट को छाप देना है, बस खत्म। बस इतनी चीजें पढ़नी है। मेन आपका जो टीचर है ना, वो चेक करेगा, ये तीन बातें जरूर चेक करेगा, कब काटेगा, कौन काटेगा और कितना काटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हमारा सैलरी का पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। देखना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी सर, देखिए नेवर, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस। अरे भैया, हम कहीं गए और लॉटरी में 2 करोड़ रुपए जीत गए, तो उसके ऊपर टीडीएस काटेगा क्या सर? एकदम काटेगा सर। देखिए, टीडीएस तो काटेगा सर। कौन कौन देगा? अरे भैया, जो प्राइस दे रहा है, जो बंदा आपको ये लॉटरी का अमाउंट दे रहा है, वो काटेगा। सिंपल सा बात है। तो पहला क्वेश्चन देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्ट टीडीएस? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी। जो भी बंदा दे रहा है, वो सारा का सारा बंदा काटेगा। सर कितना अमाउंट पे? जो भी अमाउंट आपका 10,000 से ऊपर है तभी काटेगा। याद रखना, एक चीज ध्यान रखना, 10,000 से ऊपर है तभी काटेगा। अब यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम गए लॉटरी में 10,000 12,000 रुपए जीते, तो क्या टीडीएस 2,000 रुपए कटेगा एक्स्ट्रा पे? नहीं, पूरा का पूरा 12 के ऊपर टैक्स कट जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन, सर मान लीजिए हम लॉटरी में सर पैसा कमाए, तब तो टैक्स काटा, समझ में आया, पैसा काट लिया। सर मान लीजिए कार, कार कमाए, कार प्राइज में जीते, तो सर कार में क्या करेगा? टीडीएस कैसे काटेगा? चक्का उक्का खोल कर चल जाएगा? नहीं। टैक्स, जब टीडीएस जब बात आता है ना कार वगैरह में, कोई भी काइंड्स में, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट रूल बना के रखा है कि एक अमाउंट आपका होगा, कि मतलब उस कार का वैल्यू कितना है, उस वैल्यू का जितना अमाउंट परसेंटेज है, जैसे 30% टैक्स लगता है, तो 30% आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, तब आपको वो कार मिलेगा। समझ में आया क्या बात? यस सर। ओके सर। रेट ऑफ टैक्स कितना है सर? 30% है। रेट ऑफ टैक्स कितना है सर? 30% है। उतना उतना नहीं पढ़ना, बस मतलब रेसिडेंट बंदे हो तो आपको 30% से टैक्स देना है, नॉन रेसिडेंट हो आपको क्या 30%, 50 हेल्थ चार्ज, ये सब चीज उतना मत पढ़ना। बस सिंपल लिखना कि टैक्स 30% के रेट से आपको टीडीएस कटना है। सर उसके बाद फिर कोई अदर पॉइंट है, पढ़ना है तो पढ़ा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो ऑलरेडी बताया ना कि काइंड में होगा तो क्या होगा, टैक्स का अमाउंट आपको जमा जमा करना पड़ेगा, उन्होंने बताया, वो सब चीज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। क्या हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया? यस सर। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा सैलरी के केसेस में टीडीएस कब करता है, कैसे करता है, ये लिखना पड़ेगा आपको। ये तीन बातें लिखनी है, इसमें भी आपको तीन बातें लिखनी है। देखो, तीन बातें कब सर? पहली बात, तीन बातें कब सर? पहली, सर कौन कौन काटेगा? सर जिससे जिससे हम लोग प्राइस ले रहे हैं वो काटेगा, पहली बात। दूसरी बात, सर कब काटेगा? जब वो पेमेंट करेगा। सर थर्ड बात सर, सर ये टैक्स रेट क्या होगा? सर टैक्स रेट 30% होगा। क्या ये तीन बातें आपको क्लियर है? क्या क्लियर है सभी को? यस सर। देखो, विन द टैक्स शैल बी डिडक्टेड, आंसर क्या होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? सर ये क्वेश्चन क्या है? सर वही सैलरी वाला जो पॉइंट मैंने पढ़ा था ना, उसी चीज को दोबारा यहाँ पे दिया हुआ है। अपने को पढ़ने का दरकार नहीं, आप इसको कट कर सकते हो। हाँ, अब ये पॉइंट इंटरेस्टिंग सा है। टैन क्या होता है? टैन, देखिए, टैन, टैन क्या होता है? देखो, देखो, every person deducting tax or collecting tax who has not allotted a tax deductible account number or a tax collection account number shall within the specified time apply the assessing officer to allotment of tax deductible and collection account number। सिंपल समझो एक बार, कोई भी बंदा जिसको अभी तक अलॉट नहीं किया गया, वो बंदा असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर मतलब होता है जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, उनको आप जाके क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे तो आपको टैन नंबर दे दिया जाएगा। सर ये टैन नंबर क्या होता है? अभी हम लोग नीचे भी पढ़ेंगे टीडीएस के नाम पे, ये पैन पढ़ेंगे, पैन उसी टाइप का होता है टैन। बट अभी के लिए आप समझो एक बार, टैन इंपॉर्टेंट क्या है बताते हैं। ये टैन का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि टैन सर कहाँ कहाँ कोटेशन करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर टैन का नंबर कहाँ कहाँ लिखना जरूरी है। तो ध्यान रखना, इन ऑल द चलान्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टेड एंड कलेक्टेड, जो भी टीडीएस वाला पॉइंट है, सब जगह पे आपको टैन नंबर लिखना पड़ेगा। देखो, टैन नंबर बेसिकली पता है किस लिए दिया जाता है? आप यदि किसी किसी बंदे का टैक्स का अमाउंट काट रहे हो, टीडीएस काट रहे हो, तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। ये टैन नंबर आपका पहला पॉइंट है कि टैन नंबर क्या होता है। सर टैन नंबर ये होता है। पॉइंट नंबर टू, ऑल द सर्टिफिकेट। पॉइंट नंबर वन क्या आता है कि सर टैन नंबर कहाँ स्पेसिफाइड करोगे? हर 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 एक जगह पे जहां पे अब टीडीएस आप काट रहे हो, उसका चालान पे, चालान समझते हो आप? चालान का मतलब होता है बिल। ओके। इन ऑल द सर्टिफिकेट फर्निश्ड अंडर 203, आपको याद रहेगा तो ये नंबर याद करना जरूरी है यहाँ पे।
इन ऑल द क्वार्टरली स्टेटमेंट, जो भी क्वार्टरली हम लोग स्टेटमेंट जमा करते हैं गवर्नमेंट के पास, वो सारा का सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो सारे के सारे क्वार्टरली स्टेटमेंट में भी आपको टैन नंबर लिखना पड़ेगा। और उसके ऑल द रिटर्न, जो भी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग भरते हैं, वो सारा का सारा चीज एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट मांगता है, वो सारे के सारे चीज में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। टैन के ऊपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं दिल बोल रहा है, ऐसा दिल बोल रहा है, ऐसा उछल उछल के बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टैन नंबर पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपका कवर होता है चैप्टर नंबर कौन सा, कि कौन सा चैप्टर बताइए, ये आपका टीडीएस, ठीक है। ओके, चलिए अब नया चैप्टर, चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट। देखिए मैं बता दूं आपको, इंटरेस्ट के ऊपर आने का चांसेस, क्वेश्चंस आने का चांसेस, मतलब थ्योरी आने का चांसेस बहुत कम है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 234 ए है, याद रखना। 234 ए का मैंने पास पेपर्स, पूरा पास पेपर्स को अच्छे तरीके से कवर करके, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ कवर करके मैंने अपलोड किया है। आप जाके देखोगे या फिर मैंने आई बटन में आप देखोगे तो आपको दिखेगा 234 ए का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आप वो वाला वीडियो देख लो, आपका पूरा 234 ए का जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो इंटरेस्ट के ऊपर जो हमारा थ्योरी है, ए बार के लिए बस देख लेते हैं, बस आगे बढ़ा। देखो क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन डिले द सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल। देखिए एक इंडिविजुअल जब अपना रिटर्न लेट भरता है, तो याद रखिएगा, आपके लेट रिटर्न भरने पे आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगा देता है गवर्नमेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं 234 ए। 234 ए जो था ना, यही था। वो क्या बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपना रिटर्न यदि लेट भरता है, तो याद रखना, वो 1% पर मंथ पे क्या करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए उसको 31 जुलाई तक भरना था, मान लीजिए वो नहीं भरा, वो भरा सितंबर तक, जो 2 महीना एक्स्ट्रा किया ना, अगस्त सितंबर 2 महीने का, तो फिर सपोज ये 2 महीने के ऊपर 1% इंटू 2 मतलब 2% का इंटरेस्ट लग जाएगा। समझ में आया क्या बात? याद रखिएगा 1% पर मंथ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि थ्योरी पूछता है तो थ्योरी को देखो क्या लिखा है, कंडीशन वेयर द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इतना फेस टू फर्निश द रिटर्न, या तो रिटर्न भरा ही नहीं, या तो फर्निश इट आफ्टर ड्यू डेट के बाद भरा, या तो भरा ही नहीं, या तो फिर भरा है बट लेट से भरा है, या तो भरा ही नहीं, या तो भरा है, या तो लेट से भरा है। तो ये दोनों केसेस में हम लोगों का 234 ए लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना परसेंट लग जाएगा, देखो ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स, याद रखना किसको लगता है, अमाउंट ऑफ टैक्स पे लगता है। और कितना परसेंट, 1% लगता है पर मंथ। याद रहेगा क्या? यस सर। थ्योरी आने का चांसेस अभी मैं बोल रहा हूं बहुत कम है। 234 ए का प्रैक्टिकल पढ़ के चल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लो, वो काम हो जाएगा आपका। देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस द वेन एन एसएससी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। बताया 234 बी में एसएससी कब इंटरेस्ट लायबल होगा, या 234 बी कब लगता है, जब कोई एसएससी के ऊपर एडवांस टैक्स लगाया जाता है, और वो एडवांस टैक्स का है तो पेमेंट ही नहीं करता, या तो फिर पेमेंट करता है 90% से भी कम का पेमेंट करता है, तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है क्या, 234 बी। तो देखो कंडीशन क्या है सर, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स फेज टू पे एडवांस टैक्स, या तो पेमेंट ही नहीं किया, या तो फिर 90% ऑफ एसेस्ड इनकम का भी पेमेंट नहीं किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना है, नॉर्मली देखो इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगता है, तो इतना एडवांस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, जितना एडवांस टैक्स का बनता है उसमें से एडवांस टैक्स जितना पेड किया, तो उतना माइनस करके हम लोगों का जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। सर बस इतना ही पढ़ना है। मैं बता रहा हूं ना, इंटरेस्ट के ऊपर सम्स आने का, थ्योरी आने का चांसेस बहुत कम है। प्रैक्टिकल आप करके जाओ, बेहतरीन तरीके से आपका प्रैक्टिकल से काम हो जाएगा। तो ये आपका, फिर मैं अब आता हूं, यस सर यस, इसके ऊपर तो थ्योरी बनता ही है, ये चैप्टर के ऊपर थ्योरी बनता ही है। दैट इज कॉल्ड रिटर्न। सर रिटर्न क्या होता है सर? सर इनकम टैक्स रिटर्न जो हम लोग पढ़ते हैं, आईटीआर, हाँ वही 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 जो सुनते हो ना डेली लाइफ में, आईटीआर वही होता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न जो सुनते हो ना आप, आईटीआर, इसी को बोलते हैं रिटर्न। अच्छा सर देखो, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है कि रिवाइज रिटर्न क्या होता है, बी रिटर्न क्या होता है, कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम लॉस रिटर्न क्या होता है, डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। आप अच्छे तरीके से समझ लो। देखो देखो रिवाइज का मतलब क्या होता है, कि मतलब मान लीजिए आपने कोई एक रिटर्न भरा, रिटर्न भरने के बाद, अच्छा रिटर्न का मतलब पहले बता दो। देखो ये है डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स आईटीडी, हम लोग हैं। तो हम लोग अपने इनकम का हिसाब पत्तर बताते हैं ना गवर्नमेंट को, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं ना कि भैया हम लोगों ने इस साल में इतना कमाया, ये हम लोग बताते हैं ना। इसी बताने को बोलते हैं रिटर्न भरना। मतलब जब एसएससी अपना एसेस्ड इनकम को जब गवर्नमेंट को बताता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिटर्न भरना।
ओके सर, मतलब अपना इनकम का हिसाब देने को वही बोलते रिटर्न बनाना। हम बोले हाँ। देखो, अब इसमें रिटर्न देखो कई टाइप का हो सकता है। देखो, एक होता है रिवाइज रिटर्न। सर रिवाइज रिटर्न क्या होता है सर? रिवाइज रिटर्न सिंपल वर्ड में समझो एक बार। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है एक ऐसा रिटर्न, मान लीजिए आपने एक रिटर्न भरा, उसमें कुछ गलती कर दिया, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज मतलब होता है ठीक कर सकते हो उसको। जैसे कि हम लोग होता है ना कि जैसे इसमें कंप्यूटर्स में कोई चीज गलत टाइप हो जाता है तो उसको ठीक करते हैं ना, रिवाइज करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है। आपने कुछ रिटर्न भरा, आपने रिटर्न भरते वक्त आपने क्या किया, रिवाइज रिटर्न, सॉरी कुछ गलती कर दिया, तो आप एक आपके पास पावर है कि आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हो। सर कितनी बार भर सकते हो? जितनी बार चाहो उतनी बार भर सकते हो। आप जितनी बार भी चाहो तो गवर्नमेंट के साइट में जाके आप उसको आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। बट आपका टीचर कभी ये नहीं पूछेगा कि आपका टीचर जो कॉपी चेक करेगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि आप रिवाइज रिटर्न का मतलब लिखे हो कि नहीं। वो मेन चीज देखेगा क्या, कि रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट लिखा है कि नहीं। वो क्या ड्यू डेट है रिवाइज रिटर्न भरने का। अच्छा, गवर्नमेंट तुमको दे दिया कि तुमको बोला कि तुम कितनी बार भी चाहो रिवाइज रिटर्न भर सकते हो। तो पब्लिक क्या करेगा बताओ? डेली बेसिस पे गलती कर रहा है। समझ रहा बात? डेली बेसिस पे गलती कर रहा है, डेली पे बेसिस पे उसको उसको रिवाइज कर रहा है, तो ये गलत है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टाइम पीरियड का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। देखो यहाँ पे देखो, बोला है कि एनी पर्सन हु फाइल्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 139, ये नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा भाई। ये सब चीज नहीं लिखोगे तो चलेगा। समझ दो, अ पर्सन हु फाइल्ड रिटर्न इफ डिस्काउंट्स एनी ओमिशन, या तो कुछ लिखना भूल गया, या तो रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया। इन सच आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अर्लियर, देन सच पर्सन कैन फाइल रिवाइज रिटर्न। तो वो बंदा, जो बंदा या तो कोई स्टेटमेंट लिखना ही भूल गया, या तो फिर स्टेटमेंट में कुछ गलती किया, वो रिटर्न भर सकता है। कब? देखो यहाँ पे दो पीरियड है। देखो, पहला है बिफोर द 3 मंथ द प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। देखो, हम लोगों का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, हम लोगों का जो असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है उसके 3 महीने के एंड के पहले पहले। देखो, बिफोर द 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे देखो, 31 दिसंबर 22 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। देखो, कहने का मतलब क्या है, बात समझिए, बात समझिए। आप मान लीजिए जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, देखो आपको पता ही होगा, यदि आपका, देखो मैं बताता हूँ, यदि आपका 23-24 आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका, इसके पिछले वाला साल 22-23। तो आपका 22-23 का रिवाइज रिटर्न भरने का आपका टाइम पीरियड क्या है? देखो, 22-23 का रिटर्न भरने का आपके पास टाइम पीरियड है कि आप चाहो तो, चाहो तो 31 दिसंबर 2023 तक चाहो तो आप रिटर्न भर सकते हो। मतलब असेसमेंट ईयर के एंड के 3 महीने पहले पहले आप चाहो तो रिटर्न भर सकते हो। मतलब सर एकदम क्लियर नहीं हुआ सर, बताइए सर। देखो 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 देखो, अभी समझ में आएगा। देखो, आपका पता है कि 1/4/2023 से कोई ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो खत्म हुआ होगा 31/3/2023-24 को। ये आपका प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर क्या होगा इसके बाद वाला सर? 1/4/2024, 31/3/2025, ये होगा ना सर असेसमेंट ईयर। तो आप समझो एक बार, बोल रहा है कि आप रिवाइज रिटर्न, देखो आप जब असेसमेंट ईयर में रहते हो तो आप रिटर्न भरते हो इसका। हाँ सर, रिटर्न तो हम लोग भरते हैं इसका। रिटर्न हम लोग इसका भरते हैं ना। हाँ सर, रिटर्न तो हम लोग इसका भरते हैं। ध्यान रखना है बार। हाँ, रिटर्न हम लोग इसका भर रहे हैं, रिटर्न हम लोग इसका भर रहे हैं। तो रिटर्न हम लोग कब भरते हैं? देखो, 31 जुलाई हम लोगों का लास्ट डेट है, 31 जुलाई 2024। ये हम लोग रिटर्न चैप्टर में अभी हम लोग उसका ड्यू डेट वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 31 जुलाई 2024 अपने पास टाइम पीरियड है रिटर्न भरने का। यस सर। अब बात यहाँ पे ये है कि एक बार रिटर्न मैंने भर लिया 31 जुलाई 2024 को, और आपके पास उसको समझ में आएगा ये सर गलती हो गया, अब उसको ठीक कैसे करें। तो ठीक करने का टाइम पीरियड है आपके पास 31 दिसंबर 2024। बोला क्या, कि जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है, कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है सर? 24-25। ये असेसमेंट ईयर के 3 महीने पहले, मतलब एक 3 महीने पहले कैसे होगा सर? ये कब होगा? 31, ये कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो इसके 3 महीने पहले कब होगा सर? दिसंबर, मार्च, फरवरी, जैन, मतलब पीछे जाओगे तो क्या होगा? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट। समझे क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोगों का हम लोगों का रिवाइज रिटर्न क्या होता है आपको पता है? रिवाइज रिटर्न इज अ रिटर्न, ये सपोज सपोज कोई कोई एसएससी, एक और चीज बता दो। सपोज कोई एसएससी कोई रिटर्न भरा, या तो उसमें अकाउंट कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखना भूल गया, या तो स्टेटमेंट में कुछ गलती किया। उसमें गलती को ठीक कर सकता है अनलिमिटेड टाइम्स, बट टाइम्स अनलिमिटेड टाइम्स है, बट उसका जो टाइम फ्रेमिंग है वो इंपॉर्टेंट है, ड्यू डेट आपका फिक्स है। इसके अंदर में कर सकता है। देखो पहला केस क्या, कि जिस असेसमेंट में आप फॉर्म भर रहे हो उस असेसमेंट के एंड के 3 महीने के पहले पहले, मतलब हमेशा रहता है 31 दिसंबर, ठीक है। और बीच में और है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपका असेसमेंट हो गया है, आपका छानबीन हो गया है। आपके छानबीन होने के पहले, देखो फिर से सुनो, आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स, बट आपका ड्यू डेट है
आपका असेसमेंट ईयर जब एंड हो रहा है उसके 3 महीने पहले, और आपका जो असेसमेंट ईयर, आपका जो असेसमेंट है वो खत्म हो चुका है, दोनों दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपका क्या होगा, रिवाइज रिटर्न माना जाएगा। समझे क्या बात सर? यस सर। अब एक क्वेश्चन पूछता है, बी लेटर रिटर्न, आपने कोई रिटर्न भरा, उस वो बी लेटर भरा मतलब लेट रिटर्न भरा, क्या उस जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है ना, वैसे बिलेटेड रिटर्न आपने भरा, तो क्या बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं? मतलब आपने एक तो दो गलती की, आपने तो एक तो रिटर्न गलती से लेट से भरा, ऊपर से आप लेट रिटर्न में भी आप गलती कर दिए, तो क्या उसको भी रिवाइज कर सकते हो? आंसर इज यस। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना कि बी लेटर रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज्ड। अच्छा, द रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल रिटर्न, याद रखना एक बार आपने जब रिवाइज रिटर्न भर दिया तो आपका जो पुराना वाला जो रिटर्न था वो आपको मान लिया जाएगा कि वो रिटर्न आपका खत्म हो चुका है, ये नया वाला जो आपने फ्रेश रिटर्न रिवाइज करके भरा है वही रिटर्न आपका माना जाएगा। एसएससी कैन रिवाइज रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अनलिमिटेड टाइम्स आप चाहो तो इसको रिटर्न भर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रिवाइज रिटर्न। आपके रिवाइज रिटर्न में देखो, यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, थ्योरी पूछा, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवाइज रिटर्न, तो देखो सबसे पहले लिखोगे रिवाइज रिटर्न क्या होता है, उसमें ये लिखोगे if the SSC has defaulted to present some amount of information, or default information has given in the return, then the SSC can file a revised return। ठीक है, ड्यू डेट उसके बाद लिखना, दोनों का ड्यू डेट लिखना, उसके बाद लिखना द रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड अनलिमिटेड टाइम्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये लिखोगे बिल रिटर्न कैन ऑल्सो बी व्हाट, रिवाइज। ठीक है, ये लिखोगे। सेकंड पॉइंट देखो, बिल रिटर्न क्या होता है सर? बिल रिटर्न क्या होता है सर? बिल रिटर्न क्या होता है सर? बी रिटर्न क्या होता है सर? सेम चीज देखिए, सेम चीज। बी का मतलब होता है बी हैप्पी बर्थडे। सर आपका किसी का बर्थडे है, आपने उस दिन उसको विश ना करके नेक्स्ट डे विश किया, तो हम लोग बोलते हैं ना बी हैप्पी बर्थडे भाई। सेम यहाँ पे बिल रिटर्न भी होता है कि मतलब आपका जो ड्यू डेट था, आपका जो ड्यू डेट था रिटर्न भरने का, आपने उस ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भर के आपने कोई और डेट पे रिटर्न भरा, उसे बोलते हैं क्या, बिल रिटर्न। लेट से जो रिटर्न भरते हैं। ठीक है सर, इसका भी ड्यू डेट है कि कभी भी भर सकते हैं हम? 2011 का फॉर्म, 11 का आईटीआर भरना चाहते हैं, क्या भर सकते हैं? नहीं भर सकते भाई, उसका भी एक टाइम पीरियड है। देखो बिल रिटर्न भरने का भी टाइम पीरियड है, एकदम सेम भाई, दिमाग मत लगाओ, एकदम एकदम सेम रिवाइज रिटर्न वाला। रिवाइज रिटर्न में क्या था सर, क्या था? बिफोर द 3 मंथ, देखो क्या लिखा था, बिफोर द 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट, जो कि 31 दिसंबर आता है, और एक कंप्लीशन असेसमेंट। ध्यान रखना, आपको ये दोनों चीज नहीं पढ़ना, दोनों में से कोई एक याद करो, दोनों का आंसर काम हो जाएगा। ओके सर। उसका नो कैरी फॉरवर्ड स्पेसिफाइड लॉस, याद रखना। बट रिटर्न जब आप लेट भरते हो ना, तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, आपको अभी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। पॉइंट नंबर सी, कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, इनकम लॉस रिटर्न। देखो क्या होता है, एक बात बताइए सर, क्या क्या सभी को रिटर्न भरना कंपलसरी है? ध्यान रखना, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट बोला कि भैया आपको रिटर्न भरना एकदम कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने एक चार्ट, एक स्टेटमेंट निकाला और बताया कि भैया सुनो, तुम लोगों को रिटर्न भरना एकदम कंपलसरी है। सर किसको किसको? याद रखना, हर एक कंपनी के लिए, हर एक पार्टनरशिप फर्म के लिए रिटर्न भरना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, हर एक कंपनी, हर एक पार्टनरशिप, याद करो, हर एक कंपनी, हर एक पार्टनरशिप, 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 हर एक कंपनी और हर एक पार्टनरशिप को रिटर्न भरना कंपलसरी है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फॉर अदर एसएससी, यदि उसका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज्यादा है, कोई भी अदर एसएससी जिसका भी बेसिक एजम्पशन लिमिट आपको पता है 2.5 लाख का होता है, 2.5 लाख तक आपका छूट रहता है। 2.5 लाख से ऊपर के यदि कोई बंदा पैसा कमाता है तो उसके ऊपर आपको रिटर्न भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, और भरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलोइंग पर्सन इज कंपल्सरी टू रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखो किस किस बंदे को रिटर्न भरना जरूरी है। आप यहाँ पे, यदि आप पे देखो, यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछता है, तो ध्यान रखना, इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कैप, आपको याद होगा तो। मेरे पास आप लोगों के पास यदि मेरा पूरा एग्जॉस्टिव थ्योरी वाला जो नोट्स होगा, उसमें मैंने ऑलरेडी डाला है कि कैप क्या है। कैप का मतलब होता है, सी का मतलब होता है ऐसा कोई भी अकाउंट्स, ऐसा कोई भी एसएससी जिसका अकाउंट्स का कंपलसरी ऑडिट कराना कंपलसरी है। ठीक है, उस केसेस में, सॉरी सॉरी, ये सी फोर कंपनी था। सी फोर क्या था, कंपनी को कंपलसरी है कि आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ए का मतलब होता है अकाउंट शुड बी ऑडिटेड, मतलब आपका कोई अकाउंट्स है जिसको ऑडिट कराना कंपलसरी है, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है कि आपका अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी है, तो या तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। और पी का मतलब क्या होता है सर? पी का मतलब होता है पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर्स, उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स है, जिस पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट्स ऑडिट कराना बहुत जरूरी है, याद रखना उसको भी ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। ठीक है, लास्ट मिनट में थोड़ा सा रश में मैं पढ़ा रहा हूँ, बट चलिए आइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉस रिटर्न क्या होता है सर?
सर लॉस रिटर्न का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि आपको रिटर्न भरना है। आप मान लीजिए, देखिए नॉर्मली गवर्नमेंट क्या बोला कि आपके इनकम के ऊपर आपके इनकम का हिसाब मेरे को दीजिए, रिटर्न भरिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा बोलता है। बट मान लीजिए किसी कंपनी का, किसी बंदे का, किसी एसएससी का लॉस रिटर्न हुआ, मतलब लॉस आया, तो क्या उसको भी फिर से रिटर्न भरना जरूरी है क्या? क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या कोई बंदा का लॉस हो गया, क्या उसको भी फिर भी रिटर्न भरना है? तो ध्यान रखना कि आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि इस साल का लॉस को अगले साल आप क्या कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो। यदि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको उसका रिटर्न भरना कंपलसरी होगा। सर वो कौन कौन सा देखो क्या लिखा है, देखो एसएससी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ ड्यू डेट फॉलोइंग लॉसेस। फॉलोइंग लॉसेस को तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब आप इसको रिटर्न भरे हो। देखो पॉइंट नंबर वन, बिजनेस लॉस। यदि आपने बिजनेस में कोई लॉस खाया है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो याद रखना उसको बिजनेस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको लॉस रिटर्न भी भरना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब समझ सट्टाबाजी बिजनेस, लॉस पर स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, उसके बाद आपका है लॉस ऑफ अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कोई लॉस हुआ या फिर कोई, ये खाली हेड चार्ट याद रखना काफी है, आपको ये पॉइंट पढ़ने का दरकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सर डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? सर देखो, डिफेक्टिव रिटर्न आपको समझते हो, डिफेक्टिव पीस है, बोलते हैं ना हम लोग डिफेक्टिव पीस है भाई, डिफेक्टिव पीस है। वैसे वैसे देखो डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। देखो डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है कि देखो या तो आपने रिटर्न नॉट फाइल्ड इन द प्रेजेंटेड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपके पास जो फॉर्म दिया गया था उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने रिटर्न नहीं भरा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपने उसमें प्रूफ अटैच नहीं किया कि आपने जो रिटर्न भरा था उसमें कुछ प्रूफ था, कुछ प्रूफ मांग रहा था, वो आपने प्रूफ अटैच नहीं किया, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। या फिर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 ए बी किसके बारे में बात करता है सर? ऑडिट के बारे में, टैक्स ऑडिट के बारे में। आपने टैक्स ऑडिट आपने सबमिट नहीं किया। देखो तीन केसेस में आपके रिटर्न को डिफेक्टिव मान लेंगे। आप पॉइंट नंबर वन, आपने यदि प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न नहीं भरा, आपने यदि कोई प्रूफ था वो अटैच नहीं किया, या फिर आपने अपने 44 ए बी जो कि ऑडिट, टैक्स ऑडिट के बारे में बात करता है, वो टैक्स ऑडिट का जो रिपोर्ट था वो आपने उसमें सबमिट नहीं किया, तो आपको गवर्नमेंट क्या मान लेगा, डिफेक्टिव रिटर्न मान लेगा। और डिफेक्टिव रिटर्न के लिए क्या करता है, जो एओ होता है, एओ का मतलब क्या होता है सर? ये देखो एओ लिखा है। एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर। जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर, जो आपका छानबीन करता है। असेसिंग ऑफिसर आपको एक अपॉर्चुनिटी बिंग हाथ देता है, बोलता है भाई इसको ठीक करो, नहीं तो फिर 15 दिन का समय है, नहीं तो फिर आपको क्या मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं। ठीक है, 15 दिन तक आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। यदि आपने ठीक नहीं किया तो मान लीजिएगा कि आपने रिटर्न नहीं भरा, बस यही चीज है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, ध्यान रखना। आज के 11 बजे का जो ये है वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम में मैं जो अपलोड कर रहा हूँ, ध्यान रखना वो जरूर से करना। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फिर सुनो, एसएससी और ड्यू डेट। अच्छा एक और बात सुनो, हम लोगों का जैसे ही आप लोगों ने 14th आप लोगों का 14 फरवरी आप लोगों का सरस्वती पूजा है, आप लोगों का फेवरेट डे भी है, आपका वो क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे। उस डेट पे हम लोगों का एक छोटा सा अनाउंसमेंट होने वाला है। मैं पहले एक छोटा सा उसका क्लू दे दूं कि आप लोगों को सबसे पहले हम लोग आप लोगों को एक बीकॉम सिक्स सेमेस्टर का पूरा कोर्स हम लोग बहुत मिनिमल फीस में देने वाले हैं। आई थिंक वो मिनिमल फीस में आपको बीकॉम सिक्स सेमेस्टर का क्लासेस मिलेगा ही नहीं, और डे वन से आपको पूरे के पूरे क्लासेस मिल जाएंगे। एक एक वीडियो आपको मिलेगा। आपको हमारे एप्लीकेशन पे चाहे हो तो पूरा का पूरा क्लासेस मिल सकता है विथ नोट्स। तो 14 फरवरी को हम लोगों का एक अच्छा खासा वीडियो जाने वाला है, उसके ऊपर उसका वेट कीजिए। और बीकॉम सिक्स सेमेस्टर्स में यदि आपको कोई भी क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी से कॉल करके अपना सीट को बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या आता है ड्यू डेट। सर ड्यू डेट क्या होता है? देखो सर ड्यू डेट क्या होता है, देखो ड्यू डेट होता है, नॉर्मली यदि हम बात करें नॉर्मल केसेस में ड्यू डेट होता है आपका 31 जुलाई। नॉर्मल केसेस में क्या होता है ड्यू डेट सर? आपका 31 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का कोई भी रिटर्न भरना है तो आपका ड्यू डेट क्या होगा? 31 जुलाई होगा। बट एक चीज समझना है भाई, 31 जुलाई इज द व्हाट? 31 जुलाई इज द ड्यू डेट। नॉर्मली नॉर्मली तुमसे कुछ पूछेगा बता ड्यू डेट क्या होता है, तो क्या होता है? 31 जुलाई। बट याद रखना 3 जन के लिए कैप 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 कैप। कंपनी के लिए जिसका अकाउंट्स ऑडिट करवाना, जिसके ऊपर हम पढ़े थे ना कैप, ये इसी लोगों के लिए। कंपनी के लिए एक का मतलब होता है जिसका अकाउंट्स ऑडिट करवाना जरूरी है वो, और या फिर फर्म्स जिसका एक ऐसा बंदा जो कि उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है, जिसका अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो कैप के केसेस में आपका जो ड्यू डेट है ना, वो 31 जुलाई के जगह पे क्या है आपका? क्या है आपका? 31 अक्टूबर है। अच्छा मतलब नॉर्मल केसेस में हम लोगों के लिए क्या होगा? 31 जुलाई। बट कैप के केसेस में, कंपनी के केसेस में 31 अक्टूबर है। सर ऐसा क्यों? देखो हम लोगों का जो होता है ना ट्रांजेक्शन साल भर में बहुत कम होता है।
कंपनी के कंपेयर में तो बहुत कम होता है। या फिर जिसका अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी गवर्नमेंट बोल दिया, ऑब्वियसली वो कंपनी बहुत बड़ा होगा या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम और दे दिया गया। आपको दिया गया 31 जुलाई, उसको दे दिया गया क्या, और टाइम सितंबर अक्टूबर 2 महीने का और समय दे दिया गया। ठीक है, ऐसा अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का और समय दे दिया गया। बोला गया कि 31 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है आपका रिटर्न को भरने का। और सर जो भी बंदा क्या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, उसके लिए क्या होगा, 30 नवंबर होगा। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब जो जो बाहर से डील करता है, किसके बारे में डील करता है सर, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होगा, उसके लिए क्या होगा, 30 नवंबर। सर याद कराइए ना, देखिए हम लोगों के लिए 31 जुलाई। ठीक है सर। अच्छा, कैप के लिए, कैप मतलब कंपनी जिसका अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। पी का मतलब क्या होता है सर, पार्टनरशिप जिसमें इसका अकाउंट्स कराना कंपलसरी है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, 31 अक्टूबर, और उसके बाद है 30 नवंबर। तो किसका है सर, ये कितना है सर, जिसका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है वो ट्रांजेक्शन तो और ज्यादा बड़ा होगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए और टाइम दे देगा, 33 नवंबर, यार ध्यान रखना। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है, पैन का मतलब। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, समझना है बस, सही तरीके से सुनना है बार। आज आज आप लोगों के रात में अप्रोक्सीमेट 11 बजे के करीब, सर क्या करने वाले हैं सर, 11 बजे के करीब, ध्यान रखना कि मैं एक बहुत कंसाइज नोट्स और इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट भयंकर वाला इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, एक सेलेक्ट करके रखा हूं मैं, थ्योरी। तो आप वेट करना, रात को 11 बजे एक वीडियो जाएगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसमें तुमको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम में तुमको देखने को मिलेगा वो पीडीएफ। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ध्यान रखना। उसमें जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, बट उसके पहले ये पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना। देखोगे तभी तुमको वो समझ में आएगा और तभी वो पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो फटाफट से देखना है बात। आइए आइए आइए, नेक्स्ट को चैप्टर का नाम क्या है, पैन। पैन क्या होता है सर, पैन 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 परमानेंट अकाउंट नंबर। सर वही नंबर, जो वही पैन कार्ड जो हम लोग देखते हैं घर पे, हाँ वही वाला पैन कार्ड जो हम लोग घर पे पैन कार्ड देखते हैं ना, कि तेरा पैन कार्ड मेरा पैन कार्ड, वही पैन कार्ड है। सर पैन कार्ड क्या है सर, एग्जैक्टली देखो, एकदम रियल रियल लाइफ से तुमको बताया तो पैन कार्ड का मतलब क्या होता है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पब्लिक के एक इंसान को उसको नाम से नहीं जानता। भाई हमको हमको मेरा नाम है अजीत, मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अजीत के नाम से नहीं जानता। वो कहीं ना कहीं मेरे को एक नंबर से जानता है। मेरे को ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का जितना भी जो लोग होगा, सर हम तो बात करें इंडिया का, तो सर इंडिया का जितने भी लोग होंगे ना, सबको वो पैन से जानता है। मतलब जिसका पैन कार्ड नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से वो इंसान नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पब्लिक को जानने के लिए ये पैन कार्ड इशू करता है। सर पैन कार्ड क्या है सर, पैन कार्ड एक 10 डिजिट का, कितना डिजिट का बताओ, 10 डिजिट का, कितना डिजिट का बताओ, 10 डिजिट का। ठीक है, 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। सर अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है, अल्फा मतलब अल्फा डील्स विद अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक्स मतलब नंबर होता है। अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिक, एंड न्यूमेरिक्स मतलब क्या होता है, नंबर, जिसमें एबीसीडी भी होगा और नंबर भी होगा। अच्छा सर, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं सर। तो देखो पैन नंबर क्या है, पैन इज अल्फा न्यूमेरिक 10 characters code which is given in the form of laminated card। laminated card बना के आपको दिया जाता है टू अ पर्सन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन देता है बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सर पैन कार्ड क्या होता है, क्या आप लिख लोगे सर, यस सर लिखोगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैन कार्ड। तो लिखना पैन कार्ड इज अ, पैन कार्ड, पैन इज अ अल्फा न्यूमेरिक कोड which has a 10 character, which has a 10 character which is issued by income tax department to the public। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन वाला खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछता है कि मेंशन द 4 ट्रांजेक्शन। ऐसे 4 ट्रांजेक्शन का नाम बताइए, ऐसे 2 ट्रांजेक्शन का नाम बताइए जहां पे पैन कार्ड का पैन नंबर आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जहां पे आपको पैन कार्ड पैन नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। सर वो 4 पॉइंट बता दीजिए ना सर, 4 पॉइंट ही यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसी चीज को पढ़ के काम खत्म। देखो, पहला सर, यदि आप मोटर व्हीकल्स को सेल्स और परचेस करते हो तो याद रखिएगा हर एक ट्रांजेक्शन में आपको पैन कार्ड को देना जरूरी है। सर कोई भी टाइप का मोटर कार। सेकंड पॉइंट, ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट।
डीमैट अकाउंट मतलब होता है जो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो हम लोग अकाउंट खोलते हैं उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। सर उसमें भी पैन कार्ड कोड करना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी आरबीआई को पेमेंट करा जा रहा है या फिर कोई भी बॉन्ड इशू किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, उसको खरीद रहा है, उसका अमाउंट यदि 50,000 से ऊपर है तो याद रखना उसमें आपको पैन कार्ड, अपना पैन नंबर डालना जरूरी है। सर एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और एक होता है सर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सर इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे बोलेगा, देखो बोलेगा कि बताइए बताइए नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन में पैन नंबर जरूरी है कि नहीं, और नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन में चार चार में से कोई एक आएगा, दो आएगा, चार में से कौन सा दो आएगा भाई, ऐसे बोल देगा कि भाई बोल 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 ये ट्रांजेक्शन में क्या पैन जरूरी है, पॉइंट नंबर वन, डीमेट में जरूरी है क्या, ऐसा पूछ देगा। बोल देगा ऐसा क्या 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 क्या, क्या कोई कार खरीद रहे हो तो क्या जरूरी है क्या, तो लिखना पड़ेगा यस इट इज मैंडेटरी, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको मैंडेटरी है पैन कार्ड लिखना, बस बात खत्म। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर भी खत्म हो गया। सर इस चैप्टर में इतना ही पढ़ाइएगा, अरे भाई इतना ही आएगा, गारंटी मैं बोल रहा हूं ना, इतना ही आएगा, पैन में इतना ही आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब अपना लास्ट चैप्टर पकड़ते हैं। लास्ट चैप्टर अपना डील्स विद व्हाट, असेसमेंट। सर असेसमेंट क्या होता है, सर असेसमेंट का मतलब होता है छानबीन करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका बजाएगा सर। सर क्या बजाएगा वो मत बात करो, बस बजाएगा समझ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे पकड़ के बजाएगा, इसे बोलते हैं असेसमेंट प्रोसीजर। यहाँ पे बहुत सारे टाइप का असेसमेंट होता है, इसमें सबसे पहला असेसमेंट है अपना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखो क्या होता है, देखो अंडर, देखो नाम से समझ, बेस्ट, सब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखो क्या हुआ, अंडर दिस सेक्शन असेसमेंट शैल बी मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। डायरेक्टली आएगा, बेस्ट मतलब डायरेक्टली एओ आएगा आपके पास, एओ मतलब समझते हो ना, इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा आपके पास, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने जजमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीके से आपका असेसमेंट करेगा, छानबीन करेगा। सर सेक्शन कौन सा, सेक्शन नंबर 144, 144 सेक्शन याद करना जरूरी है सर, हाँ सर असेसमेंट, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है। ठीक है सर, कैसे याद होगा सर, देखो, अरे भाई कहाँ गया, हाँ देखो सर, इस सेक्शन 144 कैसे याद होगा सर, देखो याद करने का तरीका, अरे भाई आई लव योर, सर आगे लिखिए, ना 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 आगे नहीं, आई मतलब एक, लव मतलब चार, 143 अभी तक हम लोग पढ़ते थे, अब है 144, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आप, आई लव योर सिस्टर, सर आप, योर सिस्टर इज वेरी बेस्ट, बेस्ट 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 बेस्ट। सर आपको याद रहेगा क्या सेक्शन 144, 144 किसके बारे में बात करता है सर, 144 डील्स विद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ओके सर, 144 डील्स विद व्हाट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन कौन कौन से सिचुएशन में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बीजेए, बीजेए बजाना, बीजेए बजाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बजाएगा, कब बजाएगा, देखो देखो देखो, पहला, यदि आपने, इफ द रिटर्न इज फेल्स टू फाइल द रिटर्न, आपने बंदा, आप या तो रिटर्न भरी ही नहीं तो आपका बीजेए कराएगा भाई। ये क्या बात है भाई, पिछले साल से रिटर्न भरे थे, आज रिटर्न नहीं भरे हो, क्या बात है, चलो आओ देखते हैं बात थोड़ा, चला बजा के देखते हैं बार। तो पहला केसेस जहां पे बीजीए के लिए अप्लाई कर सकता है एओ को, क्या होगा सर, वो होगा फेज टू, आपने रिटर्न नहीं भरा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपने गवर्नमेंट का कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया, फिर कंप्लाई नहीं किया, आपके नोटिस में कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया था कि भैया आपको ये कंप्लाई करना था, आपको ये फॉलो करना था, आपने फॉलो नहीं किया, कंप्लाई का मतलब क्या होता है, फॉलो करना। नेक्स्ट, द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई डायरेक्शन आया था, आपने उसको आपका अकाउंट्स का ऑडिट कराने के लिए ऐसा कुछ डायरेक्शन आया था और आपने उसको इग्नोर मार दिया, इग्नोर मार दिया, इग्नोर मार दिया, इग्नोर मार दिया, तो भाई बजाएगा, बात खत्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम इग्नोर मारता है भाई, ठीक है आओ ना भाई देख, इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, आपको कोई नोटिस दिया गया था और उसको आपने इग्नोर मार दिया, अरे भैया ये सब काम करोगे तो बहुत खतरनाक चीज है। इफ द एसएससी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्शन ऑफ द, आपने कुछ बताया भी था गवर्नमेंट को और फिर भी आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है एसेसिंग ऑफिसर उससे खुश नहीं है, तो चाहे तो बीजीए के लिए, हाँ हाँ बोल सकते हैं, 5 केसेस में ध्यान रखना। पहला केस में आपने रिटर्न नहीं भरा, आपने कुछ नोटिस का कंप्लाई नहीं किया, आपने कुछ डायरेक्शन का कंप्लाई नहीं किया, आपने 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 आपसे कुछ एविडेंस मांगे थे, आपने उसको प्रोड्यूस नहीं किया, आपने जो एविडेंस प्रूफ दिया भी था उससे असेसिंग ऑफिसर कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो आप तब आपका बीजीए कर सकते हैं सेक्शन नंबर 144 पे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज नो डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ऑब्वियसली आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के पहले आपको दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ट। सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ट का मतलब हुआ कि बताइए, भी बताइए ना सर, बताइए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एओ के पास से जब बीजीए का नोटिस आता है ना, उसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ट, बताओ ना तुम लोग, तुम्हारा क्यों नहीं बजाए,
आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अपना बात को रखने के लिए, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ विंग गार्ड। इतना लंबा चौड़ा स्टोरी लिखने का दरकार नहीं है। आगे बढ़ते थे। एक होता है समरी असेसमेंट। अब देखो समरी असेसमेंट, समरी आपसे समझ में आ रहा है? समरी देखो, वेयर द रिटर्न हैज बीन मेड इन सेक्शन 139 इन रिस्पांस ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 142 रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपका जो रिटर्न आप भरते हो ना 139 में, उसका प्रोसेस कैसे किया जाता है देखो। टोटल इनकम और लॉसेस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एनी अर्थमेटिकल एरर्स, आपका अर्थमेटिकल एरर्स देखो, सबसे पहले जब हम लोग रिटर्न भरते हैं ना, सबसे पहले समरी असेसमेंट ही होता है। समरी असेसमेंट का मतलब होता है आपका जो रिटर्न आप तो भरते हो ना। अच्छा, समरी एक और खासियत है, 100% जो रिटर्न होता है ना, वो सारा का सारा समरी असेसमेंट में हो जाता है। मतलब आप जो भी रिटर्न भरते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सबका सबका समरी असेसमेंट होता है। समरी असेसमेंट का मतलब होता है उसका अर्थमेटिकल एरर देखना। आपने ऐसा तो नहीं लिखा ना 2 + 2 = 5, इस चीज का चेकिंग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इनकरेक्ट क्लेम। आपने कुछ इनकरेक्ट क्लेम किया, आपने डिसअलाउड लॉसेस को आपने क्लेम कर दिया। देखो बेसिकली चेक होता है पहले तो अर्थमेटिकल एरर्स, दूसरा आपने कुछ इनकरेक्ट क्लेम, मतलब कुछ ऐसा क्लेम जो नहीं करना चाहिए था आपने क्लेम कर दिया, वो देखोगे। वो देखेगा डिपार्टमेंट। ये देखिएगा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को तो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर लॉसेस को तो आपने क्लेम नहीं किया, उस चीज को देख लेगा। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को जो होगा तो वो भी सब देख लेगा, ये सब चीज देखता है, मतलब बेसिक बेसिक चीजें देखती है बस, ठीक है। बस आगे देखो, समझ में आया क्या बात? यस सर। 2 पॉइंट याद रखना, ये 2 पॉइंट समरी और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एक नोटिस टू डिमांड ऑन डिमांड। देखो सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, जब एसएससी अब खुद से अपना इनकम को क्या करता है, एसेस करके गवर्नमेंट को भरता है, उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपको थोड़ा सा एक बार रीड करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि तुम्हारा क्या, नोटिस ऑफ डिमांड, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको स्किप किया, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से पढ़ना, याद रखना आपका। मैं आज आज 11 बजे एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम में मेरा नाम है एजे एडुकॉम ऑफिशियल, ऐसा है। एजे एडुकॉम, आप जाके वहां पे उस ग्रुप को ज्वाइन करो। उसमें मैं एक पीडीएफ देने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के थ्योरी के लिए। वो थ्योरी जरूर से पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में वही छपने वाला है, ठीक है। डीटी का पूरा थ्योरी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, थैंक